क्या चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए थ्रेट हैं? इसके दो आंसर हैं मेरी नज़र में। पहला, हाँ, क्योंकि दोनों भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। दोनों कंट्रीज़ का भारत के साथ एक अच्छा खासा बॉर्डर शेयरिंग है, लगभग 3000 किलोमीटर प्लस का। दोनों कंट्री न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और सबसे बड़ी बात इन दोनों कंट्री में ये है कि दोनों भारत के दुश्मन देश हैं, इसलिए थ्रेट तो है। दोनों थ्रेट नहीं भी हैं क्योंकि जब तक भारत यूनाइट है, एकजुट है, संगठित है, तब तक कोई भी देश भारत के लिए थ्रेट पैदा नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कहानी ये है कि भारत अभी यूनाइट नहीं है, एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है। क्योंकि कुछ लोग भारत में रह के भारत के झंडे के नीचे नहीं रहना चाहते, वो भारत में एक अपना अलग झंडा चाहते हैं। खबर यहाँ तक है कि वो 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या है पूरा माजरा, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो बिहार पुलिस को IB इंटेलिजेंस इनपुट से खबर मिलती है कि पटना में कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो पटना पुलिस वहाँ पर छापा मारती है, तो वहाँ पर 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरे का नाम अतहर परवेज। मोहम्मद जलालुद्दीन नाम का जो व्यक्ति है वो झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है। अतहर परवेज जो है ये सिमी का फॉर्मर मेंबर है। सिमी एक इस्लामिक स्टूडेंट की विंग थी जिसे इंडिया में बैन किया जा चुका है और अभी ये करंटली SDFI और PFI का एक्टिव मेंबर है। PFI मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। PFI को कई बार एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाया गया है और PFI के मेंबर से कई बार लेथल वेपन्स, बॉम्ब जैसी चीज़ें बरामद करी गई हैं। तो इनका जो यहाँ पे एजेंडा था, ये मार्शल आर्ट और फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे यहाँ पे युवाओं को बुलाते थे, मीटिंग्स अरेंज करवाते थे और पूरे देश से अलग अलग कोनों से लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता था और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए उनको इंस्पायर किया जाता था। जब पुलिस ने यहाँ पे छापा मारा तो वहाँ से इनको PFI के बैनर्स, फ्लैग्स और जो इनका पूरा रोड मैप था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, वो सारी चीज़ें पुलिस ने यहाँ से बरामद करी है। अब पुलिस इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद बाहर निकल के सामने आएंगी कि कौन कौन इसमें शामिल है, किस से इसके तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन से संगठन इसको फंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद बाहर आएंगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या भारत 2047 तक या फिर कभी भी एक इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है? देखिए, बंदूक के ज़ोर पे तो नहीं बन सकता, क्योंकि भारत के पास अपनी पुलिस है, अपनी आर्मी है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है। तो उसको डिफीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भारत के पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, सारा कुछ है, तो भारत की आर्मी को डिफीट करना तो मुश्किल है। और ये कोई रास्ता भी नहीं है कि यहाँ पे तलवार के ज़ोर पे आप शासन ले आओगे। हाँ, यहाँ पे डेमोक्रेसी ज़रूर है और डेमोक्रेसी में शासन में आने के दूसरे तरीके होते हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, मतलब जिसके पास नंबर्स होते हैं वो सरकार फॉर्म करती है। जैसे अभी BJP के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ MPs हैं, तो अभी BJP पूरे देश में सरकार चला रही है। ऐसे किसी भी स्टेट में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ MLAs होते हैं वो वहाँ पे सरकार चलाती है। तो जो इनका 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का आइडिया है, ये बंदूक के जोर पे तो बिल्कुल नहीं होगा। इनका जो बेसिक आइडिया होगा वो होगा डेमोक्रेसी को मिसयूज़ करके। और कहीं ना कहीं जो इन लोगों का एजेंडा है 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, वो डेमोक्रेसी के थ्रू ही है। ये भारत में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों की, अपनी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि इनकी नंबर्स ऑफ वोटर्स ज़्यादा हों, ताकि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के रूल के हिसाब से शासन पे आ सके। इसलिए जब योगी जी की स्पीच वायरल होती है कि भारत में एक खास समुदाय की पॉपुलेशन बढ़ रही है जो यहाँ के मूल निवासियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है, ये सुन के भारत के कई पॉलिटिशियनों के पेट में दर्द उठा था। देखिए, जब कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी आदमी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करता है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल आदमी को उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉलिटिशियन को पॉपुलेशन कंट्रोल से दिक्कत है या फिर उन लोगों से दिक्कत है जो इस टाइप की बातें करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको समझना चाहिए कि ऐसे पॉलिटिशियनों के एजेंडे में कुछ और ही चल रहा है। देखिए, पॉपुलेशन तो इंडिया के लिए क्रश है, ये सभी को बता। अब ऐसा नहीं कि इंडिया में बिजनेस नहीं हो रहे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इंडिया में स्टार्टअप नहीं लग रहे या फिर FDI नहीं आ रही, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार वाली, ये बिल्कुल हम ही पे फिट बैठती है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर कंज्यूमर ज़्यादा होंगे, क्रिएटर कम होंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम तो होंगी। और उसका एक मूल रीज़न जो है, उसका बेसिक रीज़न है वो पॉपुलेशन है। इसलिए जब योगी जी का स्टेटमेंट बाहर आया था तो सबसे पहले दर्द OBC को हुआ था। जो लोग भारत में गजवाई हिंद का सपना लिए बैठे हैं या फिर जो लोग 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को इन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट होता है। उनको बाहर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जितने भी इस्लामिक कंट्रियाँ होती हैं वहाँ से उनको भारी भरकम फंड मिलता है। लिबरल गैंग के कुछ लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ लोग, जो भी भारत से नफरत करता है, जो भारत के विरोध में खड़ा होता है, उन लोगों का इस एजेंडे में सपोर्ट है और वो सॉफ्ट सपोर्ट इनको देते रहते हैं। किसी ने करेक्टली कहा है कि भारत में ना किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुले। मतलब जब भी भारत में गद्दारी हुई है तो अपने लोगों ने ही दी है। आप पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध देख लीजिए जिसमें जयसन ने गद्दारी करी थी। मुगलों और राजपूतों के संघर्ष में देख लिए, राजपूत इकट्ठा नहीं हुए इसलिए मुगलों को बेनिफिट मिला। और अंग्रेजों के टाइम पे भी कई सारे ऐसे गद्दार थे भारत में जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे, जिन्होंने क्रांतिकारियों की इन्फॉर्मेशन अंग्रेजों को दी थी और भारत से गद्दारी करी थी। कश्मीर जेनोसाइड से लेकर अमरावती तक ऐसे कई सारे केसेस हम देख चुके हैं जिसमें अपनों ने ही धोखा दिया है, अपने जानने वालों ने ही धोखा दिया है।
देखिए सॉल्यूशन यही है यार कि आप एक देश को कितनी बार आज़ाद करोगे। 1947 में रिलीजन के नाम पे बांट दिया गया। अब बार बार तो एक देश आज़ाद होता नहीं है, इसलिए जो लोग देश विरोधी या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको लठ पे तेल पिला के ऐसी जगह सुताई करिए कि वो लोग ऐसे काम करने भूल जाएं। और देशद्रोह के लिए ऐसे कानून बनाइए, देशद्रोह के लिए ऐसे नियम बनाइए ताकि ऐसे एग्जाम्पल सेट हो सके कि कोई अगली बार से देश विरोधी बातें सोचे भी ना।